Welcome everyone to India's largest learning platform, Unacademy. You can subscribe to Unacademy and become a part of Unacademy family. और इसमें आप कई बेनिफिट है। आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड है। आपको प्लेटफॉर्म का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है, जिसके थ्रू आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और सब्सक्रिप्शन के बाद आप कंट्री के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल पटेल सर और रोमन सैनी सर और अदर एक्सपर्ट फैकल्टी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को। जीएस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक के लिए अवेलेबल है, बट ये एडवाइजेबल है कि आप 1 to 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस करने में कंप्लीट करने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। यहाँ पर AJ01 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करते हुए आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो ये जीएस की प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल कस्टमाइज पैकेज है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाता है। आप मेंस के आंसर चेक करा सकते हैं। आपका स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। ये 1 to 3 ईयर तक के लिए अवेलेबल है। AJ01 मेरा रेफरल कोड है, इसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। ऑप्शनल का जो सब्सक्रिप्शन है सिमिलरली 1 to 36 मंथ तक के लिए अवेलेबल है। AJ01 कोड लगाने के बाद आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाता है। 1 ईयर का फीस है 27,500 रुपीज, बट ये जो कोड लगाने के बाद यू जस्ट हैव टू पे 24,750 रुपीज, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी कॉम्बैट जो है द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है। एक टाइप की टेस्ट सीरीज है जिसमें 13 कॉम्बैट या 13 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे और आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 6 सेक्शन में ये डिवाइडेड है। आपका स्कोर रिलेटिव होता है और अल्टरनेट संडेज को ये कॉम्बैट्स होते हैं। अगर आपकी रैंक अगर आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो 3 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलता है, या इसी वैल्यू के बराबर अमेजन के गिफ्ट वाउचर। अगर आपकी रैंक 4 से लेके 150 तक है तो आपको 1000 रुपीज की अमेजन के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। 6 महीने बाकी है यूपीएससी सीएससी 2021 में 1 के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस के अल्टीमेट बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें 6 महीने का बैच 2021 के लिए, 1 ईयर का 2022 के लिए और 2 ईयर का 2023 के लिए। फुल सिलेबस का कवरेज टॉप एजुकेटर की हेल्प से, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज एनालिसिस के साथ में पीडीएफ में स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन। लैंग्वेज है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से 2021, 22 और 23 के अल्टीमेट जीएस बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस में जीएस का कंप्लीट कवरेज है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने वाली है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। माय नेम इज अशपाल जनवा। आई एम क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2 times, qualified for RS examination 3 times, 3 to 5 years of teaching experience. You can join me on my Telegram channel, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, and you can also follow me on Unacademy. Complete UPSC CSE Mains Preparation Guide Part 2, तो इसका Part 1 ऑलरेडी आ चुका है, और Part 1 में हमने यूपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशन पार्ट 1 में हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर
3, इन दोनों पेपर को कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड देखी थी, जिनमें प्रिपरेशन के लिए सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पेपर का पैटर्न, ट्रेंड, वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर पेपर में जो है 4-5 सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट का वेटेज देखा था ताकि हमें प्रायोरिटी पता लगे। वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद हमने देखी थी बुक लिस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, इसके अलावा हमने आंसर राइटिंग के टिप्स भी पार्ट 1 में देखे, तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जीएस पेपर 3 को थोड़ा सा डिस्कस किया था, और बाकी बचा पोर्शन जो है आज डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 4, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही अगर हमें समय हमारे पास रहा, इफ वी टाइम इज अवेलेबल, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, तो उसका रिवीजन कर लेंगे ताकि वो भी साथ साथ में हो जाए अगर हमें समय मिला तो ये आज का कंटेंट रहेगा। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा unacademy_अशफाल के नाम से है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। तो यूपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसमें 7 पेपर है, जिसमें पेपर 1 तो है ऐसे का, पेपर 2 से लेके पेपर 5 तक जीएस के पेपर है, पेपर 6 और 7 है ऑप्शनल। तो 2 तो हो गए आपके ऑप्शनल, ये हो गए आपके जीएस के पेपर्स, और फर्स्ट पेपर है आपका ऐसे। ऐसे की अलग से क्लासेस जो है चल रही है, ऐसे को हमने अलग से डिटेल मैनर में कवर किया है। पेपर 1 और पेपर 2 को हमने कवर कर लिया है, पेपर 3 और 4 को आज कवर करेंगे। ऑप्शन का कवरेज जो है इस पर्टिकुलर मैराथन सेशंस में नहीं है, तो ऐसे और जीएस पेपर पर हम फोकस कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 3 की हम बात करेंगे। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके जीएस पेपर 3 में है। नो, जीएस पेपर 3 को कैसे प्रिपेयर करना है, पांचों को प्रिपेयर करने में एक तो आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको सबसे कम टाइम देना है। ये प्रायोरिटी पता लगती है आपको प्रीवियस ईयर के, अगर लास्ट 5 ईयर के पेपर देखते हो और आपको ट्रेंड पता लगता है कि इकोनॉमी से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस टेक से ये आ रहा है, एनवायरमेंट सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट से ये आ रहा है, उसके बाद आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो, तो वो ट्रेंड देखेंगे हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का,
तो बहुत डिटेल्ड सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, इससे क्वेश्चन भी इतने नहीं आते हैं। फिर एनवायरनमेंट का सिलेबस तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए आप जो पढ़ते हैं वो आपके सिलेबस में है। डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, तो पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने है। नाउ लास्ट 10 ईयर के पेपर के एनालिसिस के बेनिफिट क्या क्या है, वो आप जो है आपको डिमांड, एग्जाम की डिमांड पता चलती है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल पता लगता है, ट्रेंड पता लगता है, पैटर्न पता लगता है, फोकस एरिया पता लगता है। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जीएस पेपर 3 जो 2019 का जो मेंस एग्जामिनेशन उसका पेपर आपके सामने है। अब इस पेपर में अगर हम देखें कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, तो इकोनॉमी से 2019 में जीएस पेपर 3 से 125 नंबर के क्वेश्चन आए थे। नो पेपर कितने 250 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ दीज 250 मार्क्स 125 मार्क्स जो है इकोनॉमी से आए हैं, तो 19 में तो 50% वेटेज इकोनॉमी का था। साइंस टेक से 25 नंबर यानी 2 क्वेश्चन आए थे। एनवायरनमेंट से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सिक्योरिटी से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और डिजास्टर मैनेजमेंट से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो प्रायोरिटी देख सकते हैं इकोनॉमी, फिर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक और एनवायरनमेंट। 19 की प्रायोरिटी तो ये है। अब ट्रेंड देखते हैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड हम देखते हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट 2015 से लेके 2019 तक इकोनॉमी से 112.5, 125, 125, 125 और 125 यानी कॉन्स्टेंटली 50% क्वेश्चन तो इकोनॉमी से आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी 1 है आपकी। साइंस टेक से 37.5, 25, 35, 25, 35, इसका मतलब ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन साइंस टेक से आते हैं। एनवायरनमेंट से 25, 25, 25, 35, 15, तो आप मान सकते हो 2 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से भी आते हैं। सिक्योरिटी से 62.5, 50, 50, 15 और 50, आप ये मान सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं सिक्योरिटी से। डिजास्टर मैनेजमेंट से 12.5, 25, 15, 50 और 35, तो इससे वेरी करता है। ऑलमोस्ट आप मान सकते हो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके टॉप प्रायोरिटीज है। तो प्रायोरिटीज जीएस पेपर 3, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। इकोनॉमी से आ रहे हैं 50%, सिक्योरिटी से आ रहे हैं ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, यहाँ से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन और यहाँ से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन। तो प्रायोरिटी 1 इकोनॉमी, प्रायोरिटी 2 सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इन दोनों को 4th प्लेस पर आप रख सकते हो। यानी कि जीएस पेपर 3 के प्रिपरेशन का आधा समय आपको इकोनॉमी को देना है, ये इस बात का क्रक्स है। 50% क्वेश्चन इकोनॉमी से आ रहे हैं, तो आधा समय जो है आप इकोनॉमी को दें, क्योंकि इसका वेटेज उतना ही है। फिर उसके बाद जो बाकी का बचा समय है उसमें सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पर रखें, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को,
साइंस टेक और एनवायरनमेंट से दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो इनको लास्ट में आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी देकर पढ़ना है। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करें, स्ट्रेटेजी नहीं बनाए, तो हम वी गेट कैरिड अवे, हम भावनाओं में बह जाते हैं और एनवायरनमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंस में एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। योर फोकस शुड बी ऑन इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। साइंस टेक से भी दो क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको या बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, ये कहने का मतलब है। तो ये प्रायोरिटी इस तरह से रखें आप। अब इकोनॉमी के लिए बुक लिस्ट की बात करेंगे। कौन कौन सी बुक पढ़नी है? तो फर्स्ट तो है एनसीईआरटी, क्लास 11th और 12th। कौन कौन सी एनसीईआरटी है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो एनसीईआरटी है। सबसे पहले तो इनको कवर करना है आपको, फिर एक स्टैंडर्ड बुक, वो आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे आप रमेश सिंह ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और बुक जो आपको अच्छी लगे, दत्त सुंदरम, मिश्रापुरी, जो भी आपको ठीक लगे, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए, जो रिवाइज्ड हो और अपडेट हो, उस तरह की स्टैंडर्ड बुक लेनी है। तो एनसीईआरटी और जो एक स्टैंडर्ड बुक है, वो हेल्प करेगी आपके कोर कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को कवर करने के लिए। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आपको हेल्प करेगी कोर कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को कवर करने के लिए। उसके बाद में आपको करना है न्यूज़पेपर रीडिंग पर एक्सक्लूसिवली रिलाय। और इकोनॉमी के लिए न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स। अगर इकोनॉमिक टाइम्स आपको सूट नहीं करता है, तो डेफिनेटली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी दो न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को कंटिन्यू करें। तो न्यूज़पेपर, इसके साथ में मंथली मैगजीन, अब एक जो इकोनॉमी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, वो है इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमी की प्रिपरेशन का रामबाण कह सकते हैं आप, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। प्रीलिम्स से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, मेंस में आप इसको थोरोली यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स बना लें, इसके डेटा, फैक्ट, ग्राफ, चार्ट, गवर्नमेंट स्कीम, सारी की सारी चीजें मेंस एग्जामिनेशन में काम में आती है। तो रामबाण है ये इकोनॉमी की प्रिपरेशन का। इसके अलावा बजट, लास्ट में अन अकेडमी वीडियो, दे आर वेरी यूजफुल। और नीति आयोग का 5 ईयर एक्शन प्लान, जो पिछले कुछ सालों पहले आया है,
2015 में नीति आयोग बना था। अभी जो है रिसेंट नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन प्लान, सॉरी 3 ईयर का एक्शन प्लान है, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन में, स्पेशली कंक्लूजन लिखने में। बहुत अच्छी जो है लाइंस दे रखी है वहां पर। तो ये इकोनॉमी की प्रिपरेशन है। तो बेसिक्स या कोर कॉन्सेप्ट तो आपके एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से कवर होंगे, और जो करंट वाला पोर्शन है कोर कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की, फिर रमेश सिंह स्टैंडर्ड बुक। करंट के लिए आपके न्यूज़पेपर रीडिंग आप डेली करते हैं, मंथली मैगजीन, इकोनॉमिक सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इकोनॉमिक प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अनअकैडमी वीडियो, नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन प्लान। इतना अगर आप कर लेंगे तो इकोनॉमी की प्रिपरेशन जो 50% पोर्शन आता है आपका, उसको अच्छे से टेकल कर पाएंगे आप मेंस एग्जामिनेशन में। तो इकोनॉमी की बुक लिस्ट, अब हम जो है अदर पोर्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और सिक्योरिटी को कहां से प्रिपेयर करना है, बुक लिस्ट क्या है इनके लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सीबीएसई की बुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सीबीएसई की बुक को लेना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स लेनी है। तो सीबीएसई की बुक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स, फिर योजना जो मैगजीन है उसके स्पेशल एडिशन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक तो सीबीएसई की बुक, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट, योजना मैगजीन के स्पेशल एडिशन, ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इसके साथ में आप जो है न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलरली करें, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते ही हैं, मंथली मैगजीन, अनअकैडमी वीडियो। क्योंकि सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, हाई प्रायोरिटी एरिया है, तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेनली इनके प्रिपरेशन का सोर्स करंट बेस्ड सोर्स रहेगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मंथली मैगजीन से आप इनको कवर करें मेनली। एनसीईआरटी सीबीएसई की एक एनसीईआरटी है, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स भी आती है, उसको भी ले सकते हैं आप। सिक्योरिटी की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक, आपको लगता है कि मुझे स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी है, तो ऑक्सफोर्ड की एक बुक आ रही है, उसको ले सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। अगर आपको ठीक लगे तो वो लें, या कोई भी और बुक जो सिक्योरिटी की हो वो ले लें। तो इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ए रीडर बुक बाय ऑक्सफोर्ड ऑप्शनल है, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ए रीडर्स बुक, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ए रीडर बुक बाय ऑक्सफोर्ड, वो बुक आप ले सकते हैं। और बाकी जो है सेम
न्यूज़पेपर रीडिंग, मंथली मैगजीन, और अनअकैडमी वीडियोस। सिक्योरिटी के लिए इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ए रीडर बुक बाय ऑक्सफोर्ड, बुक, न्यूज़पेपर रीडिंग और मंथली मैगजीन, अनअकैडमी वीडियोस। ये सारे जो है बुक लिस्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की। ध्यान देना है कि ये दोनों पोर्शन जो है हाई प्रायोरिटी एरिया है पेपर के लिए। सिक्योरिटी से 5 क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको ये कह सकते हो कि लो इनपुट और हाई आउटपुट वाले एरिया है, क्योंकि लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है आपको इनके लिए। एक बुक पढ़ रहे हो, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर और मैगजीन से आपका काम चल रहा है। सिक्योरिटी में भी एक स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ ली, छोटी सी बुक है ये, और उसके अलावा न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह से आपका काम हो रहा है, और दोनों को मिलाकर 7-8 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो काफी हेल्पफुल है ये दोनों पोर्शन। इन्वायरमेंट और साइंस टेक, एनवायरनमेंट से हमने देखा था 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग, साइंस टेक से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जितना हम एक्सटेंसिवली इन्वायरमेंट और साइंस टेक को पढ़ते हैं उतना मेंस के लिए नहीं करना है। इवन आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर रिलाई कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है। तो इन्वायरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो स्टैंडर्ड बुक जैसे मान लिया शंकर, या प्रीलिम्स के लिए जो भी आपने बुक पढ़ी है, अगेन ये भी ऑप्शनल है, इंडिकेटिव बुक है, आपको कोई और बुक अच्छे लगे तो वो ले सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक और न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन। एनवायरनमेंट को बहुत एक्सटेंसिवली नहीं करना है मेंस के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर द हिंदू का थर्सडे वाला, द हिंदू का थर्सडे वाला जो एडिशन आता है जिसमें साइंस टेक अलग से आता है, वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, मंथली मैगजीन, और अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक की जरूरत लगे तभी आपको रेफर करना है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रेफर ए स्टैंडर्ड बुक फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इतना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अनअकैडमी के वीडियो भी रेफर कर लें। अब हम जीएस पेपर 3 में आंसर राइटिंग की बात करते हैं। मान लिया आपको इकोनॉमी सेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। इकोनॉमी की बात क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमी का 50% वेटेज है, काफी ज्यादा वेटेज है इकोनॉमी का, तो इस पर फोकस करना जरूरी है। अब हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमी सेक्शन।
तो एक सिंपल सा फंडा है, चाहे कोई भी सेक्शन हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक सिंपल सा फंडा ये है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, दूसरा यू हैव टू राइट योर आंसर in the language of that particular subject। आपको अपना आंसर जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लैंग्वेज में लिखना रहेगा। जैसे मैं इकोनॉमी की बात करूं, अगर आपको इकोनॉमी में अच्छे नंबर लाने हैं तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन दी लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी। अगर आपको पॉलिटी का आंसर लिखना है तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटी, इन द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी, इन द लैंग्वेज ऑफ आईआर, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना रहेगा। अब ये लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी की लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? आप कोई भी इकोनॉमी की बुक जब हम पढ़ते हैं तो उस बुक में क्या रहता है? इकोनॉमिक की टर्म्स होती है, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डीवैल्यूएशन, इस तरह की इकोनॉमी की टर्म्स होती है, वो एक इकोनॉमी की लैंग्वेज है। इकोनॉमी की बुक में हमेशा डेटा और फैक्ट भरे रहते हैं। डेटा और फैक्ट कैसे? तो आपको प्रिपरेशन के लिए करना है, डेटा और फैक्ट याद करना है। जैसे मान लिया आपको जीडीपी की ग्रोथ रेट आपने लास्ट 5 ईयर की, पिछले लेटेस्ट जो 5 साल है उनकी याद कर ली, ठीक है। आपने इन्फ्लेशन की फिगर याद कर ली पिछले 3 सालों की, लास्ट 3 ईयर्स की। तो इंपॉर्टेंट डेटा और फैक्ट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, लास्ट 3 ईयर्स का। ये जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंडिया और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टॉप डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट परसेंटेज फॉर्मेट में। तो ये की जो डेटा है, डेटा और फैक्ट। अब जब हम इकोनॉमी की कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डेटा और फैक्ट मिलते हैं। हमें आंसर राइटिंग में भी यही करना है, आंसर राइटिंग में डेटा और फैक्ट को बहुत ज्यादा यूज करना है जहां भी स्कोप लगे। क्योंकि हम कोई भी स्टेटमेंट कहते हैं, उस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करना होता है, और स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट आप कर सकते हो डेटा और फैक्ट से। इसलिए आपको डेटा और फैक्ट याद करना, याद होना जरूरी है। फिर अगर आपको डेटा और फैक्ट याद है तो आप इन डेटा और फैक्ट की हेल्प से ग्राफ और चार्ट बना सकते हो। ग्राफ और चार्ट बना सकते हो कैसे? मान लिया जीडीपी के डेटा है पर्टिकुलर ईयर 2019, 18,
17, 16 और 15 जीडीपी के डेटा आपको याद है कि ये 5 सालों के जीडीपी के डेटा ये है। क्योंकि आपको डेटा याद है तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करने में तो क्या है, ये जीरो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर आप लिखो ईयर, यहां लिखो आप जीडीपी। ईयर जो है लेटेस्ट से स्टार्ट कर दो, 2019, 2000, या इस तरह से करो 2015, 16, 17, 18 और 19। जीडीपी 1, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, मान लिया 15 का 5%, 16 6%, 4%, 18 का 6% और 19 का है यहाँ पर। इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, इंडिया का जीडीपी का ट्रेंड आपने बता दिया। कैसे बता दिया, क्योंकि आपको डेटा याद है। अब जब बच्चे जो है आंसर लिखेंगे, जितने भी बच्चे आंसर लिखेंगे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस तरह के ग्राफ और चार्ट बनाते हैं। तो ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी है। और 10 में से 1 या 2 बच्चे होते हैं जो ये काम करते हैं। इसी तरह से मान लिया जीडीपी की जगह आपको इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के पिछले 3 सालों के डेटा याद है, तो अगेन सेम चीज कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ करो ईयर, यहाँ इन्फ्लेशन, ईयर जो है 2017, 2018 और 2019। इन्फ्लेशन 1, 2, 3, 5%, 6%, 7%। यहाँ पर है 5%, 6% और 4.5%। तीनों को मिला दिया, आपका इन्फ्लेशन का ट्रेंड आ गया। तो इकोनॉमी के आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा और फैक्ट याद होने चाहिए, तभी उनसे ग्राफ और चार्ट ड्रॉ कर पाओगे। और चार्ट और ग्राफ ड्रॉ करने से आपका एक आंसर एक अलग दिखता है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेच गुड मार्क्स। तो इकोनॉमी की टर्म्स भी टेक्निकल जार्गन्स यूज नहीं करने हैं, लेकिन कॉमन टर्म्स, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डीवैल्यूएशन, इस तरह के टर्म्स यूज कर सकते हो जो जनरल टर्म्स है। टेक्निकल जार्गन्स यूज नहीं करने। तो डेटा और फैक्ट की सहायता से ग्राफ और चार्ट यूज करने हैं, डायग्राम बना सकते हो आप। फिर इकोनॉमी की लैंग्वेज क्या हुई, इकोनॉमी की लैंग्वेज हुई गवर्नमेंट स्कीम्स, चाहे वो हेल्थ, एनर्जी, एजुकेशन, इन फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम जो भी है। तो आपने क्या किया, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम जो है 10 स्कीम को एक साथ में कंपाइल कर लिया, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम को एक साथ में कंपाइल कर लिया और इनको लिख दिया। फिर तो ये गवर्नमेंट स्कीम की बात हो गई। इसके अलावा इकोनॉमी की बुक में आपको इंडेक्सेस मिल जाएंगे, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, या कोई भी अदर इंडेक्स हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसको यूज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इकोनॉमी की लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं आप, वो है इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड देयर रिकमेंडेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी और उनकी रिकमेंडेशंस, ये एक इकोनॉमी की लैंग्वेज है। जैसे मान लिया
फूड सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन आया है मेंस एग्जामिनेशन में, आपको सजेस्ट करना है कि फूड सिक्योरिटी को रिवैम्प कैसे करें, उसको उसमें रिफॉर्म कैसे लाएं। तो इंपॉर्टेंट कमेटी जैसे मान लिया शांता कुमार कमेटी है, शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशन को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की अगर बात करनी है, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं नरसिम्हन कमेटी की। और उस कमेटी की एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को याद रखें, जब आपको सजेशन देना हो तो सजेशन में कमेटी की 4-5 जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उनको यूज कर सकते हैं। नरसिम्हन कमेटी इज वेरी पॉपुलर कमेटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इसी तरह से अगर आपका के पास एनपीए का क्वेश्चन आता है तो एनपीए की कोई भी कमेटी उसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को आप कोट कर सकते हैं, दैट विल आपके आंसर में एक अलग फ्लेवर लेके आता है वो। तो इस तरह से यू हैव टू राइट योर लैंग्वेज आंसर इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी, डेटा फैक्ट, इकोनॉमिक टर्म्स, ग्राफ चार्ट, गवर्नमेंट स्कीम, इंडेक्सेस और इंपॉर्टेंट कमिटी एंड देयर रिकमेंडेशन। नाउ ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें आप और चीजें ऐड कर सकते हैं इकोनॉमी की, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी की बुक में जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी की लैंग्वेज है उसको काम में ले सकते हैं। नाउ ये चीज जो है सिर्फ इकोनॉमी पर अप्लाई नहीं होती है, आप अदर सब्जेक्ट जैसे मान लिया इंटरनेशनल रिलेशन, जब आप आईआर की बात करते हैं तो आईआर में भी सेम चीज है, यू हैव टू राइट योर आंसर अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अब जनरली लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं अगर आप और इनमें से एक भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर एक जर्नलिस्ट हो जाता है। तो जर्नलिस्ट आंसर तो लिखना ही है लेकिन इकोनॉमी की लैंग्वेज भी यूज करनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। मान लिया आप आईआर का आंसर लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट इन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आईआर की लैंग्वेज क्या होगी, सबसे पहले तो अग्रीमेंट, ट्रीटी, कन्वेंशंस। जैसे मान लिया दो कंट्री के बीच में रिलेशन की बात हो रही है, इंडिया यूएसए, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल के रिलेशन की बात हो रही है, इंडिया भूटान के रिलेशन की बात हो रही है। तो इंडिया का यूएसए के साथ जो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, ट्रीटी और कन्वेंशन है, अगर इंडिया यूएसए रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको लिखना है, उसको कोट करना है। तो ये आईआर की लैंग्वेज हुई। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा ये हो सकता है हमारे ट्रेड रिलेशन कैसे हैं, तो इसमें हम बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड की। जैसे हमारा एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कंडीशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या सिचुएशन है, तो वो बात करेंगे ट्रेड रिलेशन। फिर हम आगे बात करेंगे कि हमारा सिक्योरिटी की फील्ड में कॉपरेशन क्या है, फिर कल्चरल रिलेशन कैसा है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इंडियन डायस्पोरा, फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में चाहे वो स्पेस हो, डिफेंस हो, आईसीटी हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में हमारा क्या रिलेशंस है, क्या रोल है। तो इस तरह से आपको यू हैव टू राइट इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटी। आईआर, आईआर में एक चीज और करनी है, आपको मैप ड्रॉ करना है। ट्राई टू ड्रॉ एटलीस्ट वन मैप इन ईच आईआर क्वेश्चन। क्यों, मैप ड्रॉ करना बहुत इजी होता है।
आप जो है इजीली जो है स्कीमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह के। ये वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कर दिया आपने 15-20 सेकेंड में। अब मान लिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन की बात हो रही है, तो ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। मैप में आप 30 सेकंड में मैप ड्रॉ करके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को दिखा सकते हो। अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशन की बात हो रही है तो इंडिया और यूएसए को मैप में दिखा दो, वर्ल्ड मैप में स्कीमेटिक ड्रॉ करते हुए। मैप से एक अलग फ्लेवर आता है। तो अगेन ये आपके आंसर राइटिंग को इंटरनेशनल रिलेशन की लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करता है और उससे यू विल एंड अप फेचिंग गुड मार्क्स। ठीक है। तो अगेन फिर अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी यू हैव टू राइट इन द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की लैंग्वेज क्या है? मैप, डायग्राम, स्कीमेटिक, इल्यूस्ट्रेशन, ये सारे जो ज्योग्राफी की लैंग्वेज है। तो अगर आप ये यूज करते हो तो आपको ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिला के पर्पस क्या था इस एक्सप्लेनेशन का कि आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिले। ठीक है। तो आपको डेटा, फैक्ट, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी को यूज करना है, करंट इश्यू, प्रॉब्लम, कमिटी रिकमेंडेशन को मार्क करना है, डेफिनेशंस लिखना है और कंक्लूजन होना चाहिए जो आपके पास रेडी टू यूज हो। तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीएस पेपर 4 की बात करेंगे जो हमारा है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस पेपर की बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं एथिक्स या जीएस पेपर 4 का। तो सिलेबस की जो पहली लाइन है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस इंटरफेस फिर है हमारा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकर्स एंड फिलोसोफर, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबिटी। ethics and human interface, attitude, aptitude, emotional intelligence, thinker and philosopher, ethics in public administration और probity। ये जो मेन टर्म्स है, पॉइंट है जो हमारे सिलेबस में है। तो एथिक्स का सिलेबस एक बार पढ़ लेते हैं। सिलेबस की जो पहली लाइन है वो है, पहला जो टॉपिक है वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये क्या है? द इसेंस ऑफ एथिक्स, determinants and consequences of ethics in human interaction। बेसिकली ये बात कर रहा है एथिक्स के बारे में, बेसिक्स की, कि एथिक्स का इसेंस क्या है, उसके डेटरमाइनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एथिक्स की डायमेंशंस कौन कौन सी है, प्राइवेट और पब्लिक रिलेशंस में एथिक्स क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है कि ह्यूमन वैल्यूज के बारे में अगर हमें पता करना है तो ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर और जो महान लोग हैं उनकी जिंदगी से हमें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में क्या क्या सीखने को मिलता है, उनके लिए ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या थी। ठीक है। फिर रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इनकलकेटिंग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। हमारे अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का क्या क्या रोल है। तो अगेन ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है। तो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस वाला ये फर्स्ट टॉपिक है आपके एथिक्स के पेपर का। तो बेसिकली आपको यहां पर कवर करना है इसके एथिक्स के बेसिक्स। बेसिक्स में आप ये कह सकते हो इसकी डेटरमाइनेंट क्या है, डेटरमाइनेंट्स क्या है, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, फिर पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन में
एथिक्स क्या होता है, फिर ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज जो है ग्रेट लीडर, थिंकर और फिलोसोफर के लिए ह्यूमन वैल्यूज क्या थी, और हमारे अंदर वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारी फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है। तो ये हमारा सिलेबस है एथिक्स पेपर का। फिर एटीट्यूड, तो एटीट्यूड का कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। एटीट्यूड क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस क्या है हमारे सोचने और हमारे बिहेव करने पर। रिलेशन ऑफ एटीट्यूड टू थॉट एंड बिहेवियर, एटीट्यूड का रिलेशन क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है। मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड। इसके बेसिक्स में इसका कंटेंट क्या है, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या होता है। एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस क्या है हमारे ऊपर, रिलेशन, एटीट्यूड में वो दो टाइप के एटीट्यूड की बात कर रहा है, मॉरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड। उसकी बात कर रहा है। फिर सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, सामाजिक प्रभाव और परसुएड होना, ये दोनों चीजों के बारे में भी बात कर रहा है। फिर एप्टीट्यूड की बात कर रहा है कि एप्टीट्यूड क्या है और फाउंडेशनल वैल्यू क्या है सिविल सर्विसेज के लिए। इंटीग्रिटी क्या होता है, इम्पार्शियलिटी क्या होता है, नॉन पार्टीजनशिप क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, पब्लिक सर्विसेज के लिए डेडिकेशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। तो काफी टर्म्स के बारे में बात की गई है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के बारे में पहली चीज जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। सेकंड सेकंड ये कह रहा है कि फाउंडेशनल वैल्यूज कौन कौन सी है फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू है। फिर वो बात कर रहा है इंटीग्रिटी की, कि इंटीग्रिटी क्या होता है। तो बेसिकली इंटीग्रिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पर्सन का बिहेवियर जो है हाई मोरल बिहेवियर होता है और उसके सोचने में, बोलने में और करने में सामंजस्य होता है। ए पर्सन is known as a person of high integrity who is having high moral conduct and there is a harmony between his thinking, action, his सोचने में, थिंकिंग, डूइंग एंड एक्शन में जिसके सामंजस्य होता है उसको हाई इंटीग्रिटी का पर्सन कहा जाता है। तो इंटीग्रिटी। फिर नॉन पार्टीजनशिप, नॉन पार्टीजनशिप का मतलब है कि आप किसी भी पक्ष का फेवर नहीं ले रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। तो
कुछ टर्म्स है हमारे जो सिलेबस में। तो एप्टीट्यूड क्या है? सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन सी मूलभूत वैल्यू है वो। इंटीग्रिटी क्या होता है? तो इंटीग्रिटी को हमने देख लिया कि सामंजस्य होता है आपके सोचने बिहेव करने और एक्शन लेने में, तो वो इंटीग्रिटी है। नॉन पार्टिजनशिप का मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पक्ष का फेवर नहीं करोगे, आप ऑब्जेक्टिव रहोगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया पर काम करोगे। आपका जो भी डिसीजन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, आप किसी भी पक्ष को जो है फेवर नहीं करोगे। एम्पैथी और कंपैशन। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शू। यानी कि खुद को दूसरों की स्थिति में रखकर देखना कि सच में उस पर्सन को कैसा फील हो रहा है या उस पर्सन की सिचुएशन क्या है, उसको कहा जाता है एम्पैथी। एम्पैथी इज पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शू। फिर टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है, तो टॉलरेंस कई टाइप की हो सकती है। जैसे मान लिया आपका एक कोई रिलीजन है पर्टिकुलर और दूसरे पर्सन का कोई दूसरा रिलीजन है, अगर आपके उसकी व्यूज जो है अदर पर्सन के डिफरेंट है, व्यूज डिफरेंट है, कस्टम डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज अलग है, तो भी इन सब चीजों को जो डिफरेंसेस है उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना और उनको रेस्पेक्ट करना, दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस इज व्हाट? टॉलरेंस इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, बिलीफ। अगर इन सब चीजों में भी डिफरेंस है, आपका सामने वाले पर्सन की ये सारी चीजें अलग है आपसे, तो भी आप उसको समझ रहे हो और उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो, इसको कहा जाता है टॉलरेंस। कंपेशन का मतलब क्या है? कंपेशन एक हायर फॉर्म है एम्पैथी की, जिसमें न केवल आप दूसरों को, न केवल आप खुद को दूसरों की स्थिति पर रखते हो, तो इसमें क्या होता है? पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शू। न केवल आप दूसरों की, खुद को दूसरों की स्थिति में रखते हो, बल्कि उनकी हेल्प भी करते हो, उनकी जो भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है कि सामने वाले की आप स्थिति समझ रहे हो और जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहते हो या मदद कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है कंपैशन। तो एक हायर डिग्री है एम्पैथी की। तो सबसे पहले तो ये तीन टर्म्स होती है एक्चुअली। कंपैशन। तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है? दया करना, एक तरह से एक दया वाला भाव आता है। जैसे मान लिया आप रोड पर जा रहे हो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पर और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में एक छोटा बच्चा है जो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, तो आपके मन में उस बच्चे के लिए सिंपैथी है, आपके मन में उस बच्चे के लिए दया का फीलिंग है। लेकिन क्या आप कुछ एक्शन ले रहे हो क्या आप? तो वो सर्टेन नहीं है। आप उसके लिए कुछ कर रहे हो क्या? तो आप शायद कुछ नहीं करें। तो वो दया वाली भावना रखना, आपकी फीलिंग रखना, लेकिन कुछ नहीं करना, वो एम्पैथी है। तो ये एक तरह की फीलिंग है, सिंपैथी है वो, सॉरी, सिंपैथी पहली वाली फर्स्ट डिग्री है। इसका हायर वर्जन है एम्पैथी। तो सिंपैथी में तो सिर्फ आपको दया आती है, आपके माइंड में एक ऐसी चीज आती है। दूसरी, एम्पैथी में आप क्या करते हो? पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शू। खुद को दूसरे की स्थिति में रखते हो। जैसे मान लिया आप ये सोचो कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरी क्या स्थिति होती, तो वो एम्पैथी है। तो एक तरह से सिंपैथी में तो आप सोच रहे हो, यहां पर यू आर एक्चुअली फीलिंग इट, आप सच में इसको महसूस कर रहे हो। तो ये एक ज्यादा मोर मोर रियल एस्पेक्ट है। कंपेशन इसका और हायर डिग्री है।
इसमें न केवल आप यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शू, ये तो कर ही रहे हो, बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर, उसकी मदद कर रहे हो जितनी पॉसिबल हो सके। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? कंपैशन। तो ये तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, और ये टर्म्स बार बार आती है, तो आई थॉट इट नेसेसरी टू एक्सप्लेन दीज डिफरेंसेस। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और यूटिलिटी और एप्लीकेशन क्या है ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस फर्स्ट, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड इसकी यूटिलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में, प्रशासन में और गवर्नेंस में इसका यूटिलिटी क्या है, क्या उपयोग है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि खुद के इमोशंस, खुद के इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझना और इन इमोशन का मैनेज करना, और इन इमोशन का मैनेजमेंट ऐसे करना कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आए। So basically emotional intelligence is understanding your emotions and understanding emotions of other person, and to manage your emotion in such a way that they can be used in problem solving, उसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसका उपयोग क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में। जैसे मान लिया, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, आप मान लिया कहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपके पास में एक ओल्ड लेडी आई है जिनकी एज है 85 ईयर्स। ठीक है, वो लेडी जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और आपके जो ऑफिस का जो पियोन है लेडी को अंदर नहीं घुसने दे रहा। तो लेडी जो है गुस्से में आकर आपके ऑफिस में घुस जाती है और बहुत जोर जोर से बोलना स्टार्ट करती है। उस लेडी के साथ में आप कलेक्टर हैं, आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक लेडी आती है जो 85 ईयर्स की एज की है, और आपका ऑफिस का पियोन जो है उसको अंदर घुसने नहीं दे रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और फोर्सफुली वो आपके ऑफिस में घुस जाती है और बहुत जोर जोर से बोलना स्टार्ट करती है और रोना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आप एज ए कलेक्टर जो है आपके पास दो तरह के रिएक्शन कर सकते हो। एक तो आप गुस्सा करोगे कि कोई बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में कैसे घुस गया, तो आपका एक एंग्री रिएक्शन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप समझो कि अपने एंगर को एक तो कंट्रोल करो, और उस लेडी का फ्रस्ट्रेशन क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात करते हो जिसमें आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हो, सामने वाले के इमोशन को समझते हो, तो आप उस लेडी को शांत करोगे, उसको बिठाओगे, फिर उससे बात करोगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जब आप उससे बात करते हो तो आप पाते हो कि उस पर्टिकुलर लेडी को कोई सोशल बेनिफिट की स्कीम है। जैसे उस लेडी की जो पेंशन है, ओल्ड एज पीपल को मंथली पेंशन मिलती है, उस लेडी की पेंशन जो है पिछले 6 महीने से नहीं आई है, और वो अकेली लेडी है, अकेली रहती है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा करना जायज है। तो आप एज ए कलेक्टर
आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उस लेडी की बात सुनते हो, समझते हो और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। और आप अपने ऑफिस के कर्मचारी को तुरंत ऑर्डर देते हो कि उनकी पेंशन जो है क्यों नहीं आ रही है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो, देन शी विल बी हैप्पी। तो आपने क्या किया, इमोशंस के, खुद के इमोशंस को समझा कि आपका इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है कि कोई मेरे ऑफिस में कैसे घुस गया है इस तरह से, लेकिन आपने सामने वाले को भी अपने इमोशंस को समझा, उसको कंट्रोल किया, सामने वाले के इमोशन को समझा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये क्या है, एक इमोशनली इंटेलिजेंट वे में आपने रिएक्ट किया, आपने अपना इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाया। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक सर्विसेज। आई होप यू आई एम एबल टू क्लैरिफाई इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर एथिक्स पेपर का सिलेबस और आगे देखते हैं, थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसोफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो हमारे सिलेबस में आगे है मॉरल थिंकर्स, इंडिया और वर्ल्ड से। इन मॉरल थिंकर एंड फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है मोरालिटी के लिए। मॉरल थिंकर और इंडिया के जो मॉरल थिंकर और फिलोसोफर है, मोरालिटी के फील्ड में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो अगेन आपके सिलेबस में है, तो उसको आपको पढ़ना है। फिर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेटस एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स क्या है, एथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, डिलेमा कौन कौन से हैं, लॉज रूल्स रेगुलेशन एंड कंसाइज एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो एथिकल गाइडेंस के लिए कौन कौन सा सोर्स हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन हो सकता है, कंसाइज हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, strengthening ethical and moral values in governance, ethical issues in international relation and funding, and corporate governance। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिक्स के अलग अलग चीजें हैं, प्रॉब्लम, डिलेमा क्या है, गाइडेंस कहाँ से मिलता है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें जो है आपके अगेन सिलेबस में है। प्रोबिटी, तो पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस और प्रोबिटी का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी, तो इसके लिए आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो बेसिकली ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है। पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोबिटी और गवर्नेंस का फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो ये आपका एथिक्स का सिलेबस है। 1 मिनट का समय लूंगा।
अब हमारे सामने है यूपीएससी सीएससी मेंस 2019 का जीएस का पेपर 4। पेपर जो है 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो बेसिकली जो पेपर है सेक्शन ए जो है आपका एक कह सकते हैं थ्योरी वाला पार्ट है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी जो है आपका केस स्टडीज वाला पार्ट है। तो यहां से 6-7 केस स्टडी पूछी जाती है। सेक्शन ए जो है 130 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो है 120 मार्क्स का है। ये 120 नंबर का है, ये 130 नंबर का है। तो थ्योरी वाला पोर्शन जो है उसके 10 नंबर का ज्यादा आता है ये। तो इस तरह से आपको डिवाइड किया है। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी को आपको अटेम्प्ट करने के लिए क्या चाहिए, जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें आपको चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी? एक तो सिलेबस की जो की टर्म्स हैं उनकी, आपके सिलेबस की टर्म्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशंस, और एक चीज और है कोटेशंस। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपसे डायरेक्ट कोटेशन पर क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं कि आपको कोटेशन दे दिया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। सेक्शन बी क्या है? सिलेबस पर स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए केस स्टडी को आपको सॉल्व करने के लिए। अब शुरू शुरू में जब केस स्टडी आती थी तो बहुत उनको इजीली आंसर किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन इटसेल्फ। लेकिन आजकल केस जो है थोड़े टिपिकल आने लग गए हैं, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से नहीं जो है लिख सकते। आपको सिलेबस पर स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए और आपकी एक अप्रोच चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी वाली अप्रोच। ट्रेंड देख लेते हैं, उसके बाद में पेपर को थोड़ा सा डिटेल वे में देखेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2015 से लेके 2019 तक का क्या ट्रेंड रहा है? 120 120 130 130 और 130। यानी कि पहले सेक्शन ए से 120 नंबर के क्वेश्चन आते थे, आजकल आ रहे हैं 130 मार्क्स के। सेक्शन बी जो केस स्टडी का था पहले उससे 130 आ रहे थे, आजकल 120 मार्क्स का वेटेज है। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही वेटेज है सेक्शन ए और बी का। अब एक जीएस पेपर 4 के लिए बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो एथिक्स के पेपर के लिए आपको एक तो चाहिए एक स्टैंडर्ड बुक, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो, जिसमें की टर्म्स को एक्सप्लेन कर रखा हो। की टर्म्स के जो एक्सप्लेनेशन है, जो टर्म्स है उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो डिटेल में मैनर में देख जो है बुक में दे रखा हो। तो इस तरह की एक बुक है जी सुब्बाराव। अगेन मैं इसको ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं, ये आपकी चॉइस है, अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक एनी अदर बुक विच यू फाइंड यूजफुल। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है जिसमें आपका सिलेबस कवर हो रहा है, जो अच्छी बुक हो। जी सुब्बाराव में केस स्टडी भी है, तो एक ऐसी बुक लेनी है जो आपको थ्योरी और केस स्टडी दोनों वाले पोर्शन को सॉल्व करा सके। अब इसके अलावा एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसकी जो रिपोर्ट है सेकेंड एआरसी और एआरसी नंबर 4th। तो ये एआरसी दोनों की जो रिपोर्ट है वो आपको पढ़नी है, वो बहुत यूजफुल है एथिक्स के पेपर के लिए। आपका सिलेबस का बहुत ज्यादा पोर्शन इससे ओवरलैप करता है।
अगर आपको वीडियो देखने का शौक है, सिलेबस को अगर आपको अच्छे से समझना है, तो अनअकैडमी के वीडियो कंटेंट के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, अवधेश सर है, जो ही इज वन ऑफ दी फाइनेस्ट फैकल्टी ऑफ एथिक्स। तो अनअकैडमी के वीडियो देख सकते हैं, और ऑक्सफोर्ड के वीडियो देख सकते हैं आप, माइकल सैंडल के। वो भी काफी अच्छे वीडियो हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग, जो आपको हर सब्जेक्ट हर सोर्स के साथ करना ही है, और मंथली मैगजीन आप पढ़ते हैं, तो इससे आपका एथिक्स का पूरा कवरेज हो जाएगा। केस स्टडी को लिखने की प्रैक्टिस करना है। न्यूज़पेपर मैगजीन से आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एनेक्डोट, फैक्ट्स, डेटा कलेक्ट करना है, ताकि आपकी केस स्टडी में काम में आ सके। तो ये जीएस पेपर 4 की बुक लिस्ट है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो पेपर आता है वो एक्चुअली में कैसा आता है, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एथिक्स का पेपर 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बेसिकली सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में है। तो काफी कम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, हर क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए जो 1 है उसमें ए और बी, 2 में है ए और बी, 3 में है ए और बी, 4 में ए बी, 5 में ए बी, और 6 में ए बी और सी। यानी कि हर क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन है। शुरू के 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, और 3 क्वेश्चन ये हुए, तो 13 क्वेश्चन हुए सेक्शन ए में। सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13 क्वेश्चन है। 6 वो दिख रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के 2-2, 3-3 पार्ट है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जो सेक्शन ए है उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, इल्यूस्ट्रेट विथ एनी 3 सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको तो एक तो कॉन्सेप्ट पूछता है वो, और एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट एक टर्म का मीनिंग पूछा है आपसे। रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो अगेन कोई टर्म पूछी है, उसका मतलब पूछा है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड इज क्रूशियल टू मीट डेवलपमेंट गोल। Critically examine the reason for underutilization and misutilization of public fund and their implications। तो implications पूछ रहा है, यानी हमें एक आइडिया लग रहा है, एक तो वो टर्म्स पूछता है, उसके एग्जाम्पल पूछता है, और एप्लीकेशन पूछता है। टू बी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट इज ए फॉर्म ऑफ करप्शन, डू यू अग्री। आपकी ओपिनियन पूछ रहा है, उसको जस्टिफाई करना है। व्हाट इज मीन बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक टर्म है जिसका मतलब पूछा है आपने। हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हाट इज मीन बाय क्राइसिस ऑफ कंसाइज, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन पब्लिक डोमेन। तो अगेन क्या हो रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कोई टर्म पूछिए, उसका मीनिंग पूछ रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। फिर explain the basic principle of citizen charter movement, citizen charter movement के basic principle, bring out its importance। there is a view that the official secret act is obstacle to the implementation of right to information act। क्या आप अग्री करते हैं, तो आपकी ओपिनियन पूछ रहा है। what do you understand by probity in governance, कोई टर्म है जिसका मतलब पूछा है probity in governance का। based on your understanding of the term suggest measures to ensure probity। Emotional intelligence is the ability to make your decision work for you instead
ऑफ अगेंस्ट यू, डू यू अग्री, ओपिनियन पूछ रहा है, डिस्कस करना है। ठीक है, फिर हाउ डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू, इनमें से कौन सा जो दिए गए कोटेशन आपके लिए इनका क्या मतलब है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सॉक्रेट। A man is but a product of his thought. What he thinks he becomes, M.K. Gandhi. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in character. Where there is beauty in character, there is harmony in home. When there is harmony in home, there is order in nation. When there is order in nation, there is peace in world. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। थर्ड क्वेश्चन कोटेशन पर है। अब अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं सेक्शन ए की, जो हमने अभी तक पता चला है वो सारी चीजें लिखते हैं। एक तो कोटेशन क्वेश्चन है 13, हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड्स में लिखना रहता है, यानी कि आपको जो है वर्ड लिमिट हो गई 13 इंटू 150, तो लगभग आपको जो है 1500 और 450, तो लगभग 2000 वर्ड्स में लिखना है ये 1950। ठीक है, तो वर्ड लिमिट इतनी हो गई। क्वेश्चन है 13। दूसरी चीज आपसे वो पूछता है, कोई बेसिक टर्म पूछता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। बेसिक टर्म की मीनिंग पूछता है वो, तो बेसिक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी मीनिंग क्या है वो पूछता है। आपको एग्जाम्पल देने के लिए बोलता है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आपसे पूछता है डू यू अग्री। इसका मतलब क्या है, वो आपकी ओपिनियन पूछ रहा है। डू यू अग्री का मतलब क्या है, वो आपकी ओपिनियन पूछ रहा है। ठीक है, और एक चीज पूछता है एप्लीकेशन। लास्ट में आपसे कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, एंड वो ये कहता है कि व्हाट इट मीन्स फॉर यू। इस कोटेशन का आपके लिए क्या मतलब है। तो ये सेक्शन ए का सारांश है कि सेक्शन ए में इस टाइप की चीजें आती है। 13 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड जो है ऑलमोस्ट 2000 वर्ड के आसपास लिखना रहता है। बेसिक टर्म्स आते हैं सिलेबस, जिनको एक्सप्लेन और उनका मीनिंग बताने को बोला जाता है। आपको टर्म्स का कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं। क्या आप अग्री करते हैं, तो आपकी ओपिनियन पूछता है। एप्लीकेशन पूछता है। कोटेशन में कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका आपके लिए क्या अर्थ है। तो ये सेक्शन ए है। आई होप आपको आइडिया लग गया, एक फेयर शेयर ऑफ आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में केस जो है हम देखते हैं, एक लंबा सा केस दे रखा है। इन सच ट्राइंग सर्कमस्टांसेस व्हाट विल बी योर रेस्पॉन्स। एग्जामिन, आपका रेस्पॉन्स क्या होगा। एग्जामिन द क्वालिटीज ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। आप पूरा केस नहीं पढ़ूंगा, आप ये देख सकते हैं एक पेरा में आपको केस दे रखा है और आपको बोला है आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, आपको कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आपको एक पेरा में कोई केस स्टडी दे रखी है और आपसे पूछा गया है हाउ डज दिस ट्रेंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, व्हाट मेजर्स can be taken to ensure the honest civil servant are not implicated for the bona fide mistake on their part, justify your answer। तो आपको कुछ सजेस्ट करने को बोला है और जस्टिफिकेशन के लिए भी बोला है। फिर एक केस दे रखा है 1, 2 और 3 पेराज में, और एथिकल इश्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना है और व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द वुमन एम्प्लॉय। तो कौन कौन से एथिकल डिलेमास है और कौन कौन से ऑप्शन है और क्या उनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है।
नेक्स्ट अगेन 2 पैरा है, काफी बड़े हैं। एंड में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसको डिस्कस करना है। कंसिक्वेंसेस क्या है उसको डिस्कस करना है। केस है if you are the same police officer identify various dimensions of the crisis के dimension को identify करना है। based on your understanding suggest measures to deal the crisis, आपको measures suggest करना है। फिर 2 पैरा में कोई केस दे रखा है, suggest institutional measures of above 3 issues, तो आपको कुछ सजेस्ट करने को बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेक्शन बी है आपका, इसमें आ रहे हैं आपके 6 केस स्टडीज। 6 केस स्टडी को आपको टू 250 वर्ड्स में लिखना है और मार्क्स कितना है 20 मार्क्स ईच। तो आपके हो गए ऑलमोस्ट वर्ड लिमिट आप 250 इंटू 20, ये वर्ड लिमिट है आपकी। सॉरी 250 इंटू 6 तो आपकी वर्ड लिमिट हो गई 1500 वर्ड्स। वहां थे लगभग 2000, तो 3500 वर्ड्स में आपका एथिक्स का जो पेपर है वो आपको करना रहता है। तो 6 केस स्टडी है और 250 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा, जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता लगता है इनफैक्ट वेरी लॉन्ग केस स्टडीज, कुछ केस स्टडीज जो है 3-3 पैरा में दे रखी है। तो पहले तो आपको उनको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, केस को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा, क्वेश्चन में पार्ट्स दे रखे हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट है जिसमें आपकी ओपिनियन पूछी है, आपको पूछा गया कि मेजर्स सजेस्ट करो। तो क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स है, तो सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में टाइम जाएगा, 1 से 2 मिनट जा सकते हैं। तो ये चीज। तीसरा ज्यादातर केस स्टडी में हमने देखा कि आपको बोला है कि सजेस्ट मेजर्स। तो कुल मिला के एज ए सिविल सर्वेंट आपकी ओपिनियन पूछी गई है। केस स्टडी में आपसे एथिकल डिलेमा पूछे गए हैं कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सा एथिकल डिलेमा है। आपकी ओपिनियन पूछी गई है। आपसे पूछा गया आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस है और आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो सेक्शन बी को इस तरह से आप समझ सकते हो कि अलग अलग 6 केस स्टडी है, 250 वर्ड्स की ईच है, 25 मार्क्स, तो लगभग 1500 वर्ड्स में। बहुत लंबी केस स्टडी है, रीड अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, 1-2 मिनट जाते हैं। मेजर्स और एथिकल डिलेमास, ओपिनियन और ऑप्शन। अब कुल मिला के जब हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को साथ में मिलाकर देखते हैं तो अगर हम टोटल क्वेश्चन काउंट करें तो सेक्शन ए में है 13, सेक्शन बी में है 6, टोटल 19 क्वेश्चन है। टाइम के हिसाब से देखें, अगर 19 क्वेश्चन है तो आपको जो है 8 से 10 मिनट का टाइम मिलता है
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। फर्स्ट ऑफ जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है वहां पर क्या डिफिकल्टी आती है, पहले तो क्वेश्चन को समझने में डिफिकल्टी आती है, अंडरस्टैंड करने में। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन को समझ भी गए तो उसको लिखने में और उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी सेक्शन ए में। क्यों? क्योंकि बहुत एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टर्म्स होगी, उसका नेचर भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो आपको डिफिकल्टी आएगी उसको पेपर पे लिखने में। तो दूसरी चीज ये, कई बार आप स्टक हो जाओगे सेक्शन ए में क्योंकि वहां पर लैंग्वेज एक रोल प्ले कर रही है, तो ये है। फिर जो कोटेशन वाले क्वेश्चन रिसेंटली पिछले 4-5 सालों से आ रहे हैं, तो कोटेशन को भी आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इस कोटेशन का आपके लिए क्या मतलब है। तो सेक्शन बी आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है। सेक्शन बी की मैं अगर बात करूं, अगर एक वर्ड में मैं सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में हमेशा आपके पास अर्जेंसी होगी, अर्जेंसी ऑफ राइटिंग। यानी कि यहां पर टाइम कंस्ट्रेंट होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, पूरे के पूरे केस को पढ़ना है जो एक पेज में दे रखा है जिसमें 3-4 पैरा है। तो एक केस को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के 2-3 एस्पेक्ट है उनको एड्रेस करना है, सोचना है और लिखना है। तो हमेशा टाइम कंस्टेंट होगा, आप अर्जेंसी में रहोगे, केस को फटाफट लिखना चाहोगे। ठीक है, तो सेक्शन बी में अर्जेंसी वाला पार्ट रहेगा। तो कुल मिला के जो एथिक्स वाला पेपर है उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, सेक्शन ए में आपको एक तो सिलेबस की टर्म्स का मीनिंग पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है और एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। अब क्योंकि एथिक्स के पेपर को इंट्रोड्यूस हुए काफी साल हो गए हैं, तो जो सिलेबस की डायरेक्ट टर्म्स के है एग्जाम्पल और मीनिंग आजकल नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ी सी डेप्थ वाले टर्म्स के मीनिंग एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। लेकिन इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑलरेडी, यू कैन प्रिपेयर दीज टर्म्स देयर मीनिंग एंड एग्जाम्पल इन एडवांस। तो सिलेबस का जो कोर सिलेबस है और सिलेबस की जो पेरीफेरी वाला एरिया है, तो कोर सिलेबस की जो की टर्म्स है आपको याद होनी चाहिए, और पेरीफेरी वाले एरिया की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके एग्जाम्पल, उनके एप्लीकेशन आप ऑलरेडी अपने नोट्स में लिख लो। नोट्स में क्या लिखो? टर्म की मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन और एग्जाम्पल लिख लो। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा जाता है हर चीज को एडवांस में प्रिपेयर कर लो, तब आपको हेल्प मिलेगी सेक्शन ए में फटाफट आंसर लिखने की, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है वहां पर। तो आपके पास चीजें रेडी होनी चाहिए कि जैसे क्राइसिस ऑफ कंसाइज पूछा तो आपके पास डेफिनेशन रेडी होनी चाहिए कि मैं फटाफट जाके ये डेफिनेशन जाके लिख के आ जाऊं। ठीक है, उसका एप्लीकेशन आपके पास रेडी होना चाहिए, ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा हुआ, एग्जाम्पल रेडी होने चाहिए, तब आपके पास थोड़ा सा एक एडवांटेज होगा, इस सेक्शन ए को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो कोटेशंस है, अब इस पेपर के साथ में ऐसे का जो पेपर है उसमें भी कोटेशन काम में आते हैं। यहाँ पर कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है आपको, तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, इंडिया और वर्ल्ड के जो लीडिंग थिंकर और फिलोसोफर है उनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को आप मीनिंग को एक बार पढ़ लो,
और उनकी मीनिंग को शॉर्टली अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल कर लो। और पॉपुलर कोटेशंस ही पूछे जाते हैं, तो इसको भी एडवांस में प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो कुल मिला के सेक्शन ए की जो प्रिपरेशन है वो आप अपने नोट्स में एडवांस में कर सकते हैं। यही एक तरीका है कि आप पेपर के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज करनी है सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी, सेक्शन बी को डील करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस, और दूसरा तरीका है कमांड ऑन सिलेबस। सिलेबस पर कमांड और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों? टाइम मैनेजमेंट के लिए। और प्रैक्टिस में सिर्फ आपको एक केस स्टडी नहीं करना है, 6 केस स्टडी को एक साथ में लिखना है और सिलेबस पर कमांड करना है। क्यों होता है ये सब? ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे पास, हम लोग क्या थोड़े इमोशनल है। जब हम आंसर लिखते हैं तो बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। और एक केस स्टडी जो हमें अच्छे से आ रही है उसमें 8 मिनट की जगह उसको देंगे 25 मिनट। कि मुझे तो बहुत अच्छे से आ रही है, इसके सारे जो मुझे मेरे माइंड में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं सब लिखूंगा। 25 मिनट दे दिए तो आपने एक केस स्टडी का जो टाइम है उसमें 3 केस स्टडी का टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया है। अब बची हुई केस स्टडी के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तब आप जो है सेक्शन बी को टैकल कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस और सिलेबस पर कमांड की हेल्प से आप सेक्शन बी को डील कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। बुक लिस्ट हमने देख ली है। तो सेक्शन ए के लिए डेफिनेशन, एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डेफिनेशन किस तरह से? जैसे मान लिया आप एक इंटीग्रिटी एक टर्म है, तो आप अपने नोट्स में क्या करोगे, जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है उस डेफिनेशन को आप अपने नोट्स में लिख लो। जैसे मान लिया इंटीग्रिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज टू मेंटेन रिमेन कमिटेड एंड कंसिस्टेंट विथ हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, या फिर इट इज क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल एंड बीइंग ऑनेस्ट। क्वालिटी ऑफ पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल एंड बीइंग ऑनेस्ट। इट इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन वंस थॉट स्पीच एंड एक्शन। सिंक्रोनाइजेशन है, हार्मनी है, तो एक तो ये याद रख सकते हो। इसमें एक भी ये भी लिख सकते हो, इट कंप्राइजेस ऑनेस्टी, अपराइटनेस एंड रेशनैलिटी। तो एक रेडीमेड डेफिनेशन आपके पास तैयार है, और हर डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल भी होना चाहिए। जैसे आप इंटीग्रिटी की बात करते हो तो कुछ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी जैसे महात्मा गांधी, अशोक खेमका, एग्जाम्पल हमेशा लिखो और इवन एप्लीकेशंस भी लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे हर बार यही पूछा जा रहा है, टर्म पूछी जा रही है, उसका एग्जाम्पल और उसका एप्लीकेशंस। इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करो। सेक्शन ए की प्रिपरेशन में पर्सनालिटी वैल्यूज, रेडी टू यूज डेफिनेशन, चार्ट और डायग्राम आपको यूज कर सकते हो आप। सिविल सर्विसेज वैल्यूज जो है जिसको आप काम में ले सकते हो सेक्शन ए में और बी में भी, वो क्या है, एम्पैथी, कॉम्पिटेंस, वर्क कमिटमेंट, नॉन पार्टिजनशिप, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी। ये सिविल सर्विसेज वैल्यू है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। नॉलन कमेटी की जो रिकमेंडेशन के बेसिस पर कुछ वैल्यूज है उनको भी आप याद कर सकते हो। तो ये वैल्यूज याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन आए सिविल सर्विसेज वैल्यूज पर, ये जो भी आपको याद है जाके फटाफट लिख दो। पर्सनालिटी वैल्यूज ये भी आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा काम में आएगा। पर्सनालिटी वैल्यूज क्या है, जो इंपॉर्टेंट लीडर है, फिलोसोफर है, या पर्सनालिटीज है,
उनके लाइफ की कुछ वैल्यूज है, जैसे मान लिया महात्मा गांधी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अशोक खेमका, या जो भी लीडर फिलोसोफर पर्सनालिटी आपको मिले, उनकी वैल्यूज को आप अपने नोट्स में लिख लो और उसको याद कर लो कि जब भी गांधी जी का क्वेश्चन आएगा, मैं गांधी जी की जो वैल्यूज है उनको लिख दूंगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज है? लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी और करेज। तो जब भी गांधी जी का क्वेश्चन आएगा मैं ये वैल्यूज लिख दूंगा। या फिर जब भी ऑब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चन आएगा तो मैं गांधी जी का एग्जाम्पल दूंगा। जब भी लीडरशिप का पर क्वेश्चन आएगा मैं गांधी जी का एग्जाम्पल दूंगा। जब भी एम्पैथी पर क्वेश्चन आएगा मैं गांधी जी का एग्जाम्पल दूंगा। तो पर्सनालिटी वैल्यूज दोनों वे में काम में आ रही है। जब उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे तो आप उनकी वैल्यू कोट करोगे। जब पर्टिकुलर वैल्यू पर क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम्पल दोगे कि महात्मा गांधी में ये वैल्यू थी। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके लिए प्रोफेशनल कमिटमेंट, सर्विस मोटिव, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और ह्यूमैनिटी। तो अगेन इंटीग्रिटी का जब क्वेश्चन आता है या लीडरशिप का जब क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कोट कर सकते हो। अशोक खेमका की वैल्यू क्या है? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, नॉन पार्टिसनशिप और न्यूट्रलिटी थी। तो जब भी कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस पर क्वेश्चन आता है यू कैन कोट एग्जांपल ऑफ अशोक खेमका। तो अब आप क्या करोगे? लीडर्स, फिलोसोफर्स और जो पर्सनालिटीज है इंडिया और वर्ल्ड की, मान लिया आपने इंडिया की 20 लीडर्स और पर्सनालिटी और वर्ल्ड के भी 20 लीडर और पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी वैल्यूज, हर लीडर की 5-6 पर्सनालिटी वैल्यूज और वर्ल्ड के भी जो लीडर है उनकी पर्सनालिटी वैल्यूज आपने नोट्स में ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी उस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम्पल की कमी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल आपके पास रेडी है। और एथिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आपको हर जगह आपको एग्जाम्पल देना है। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो ये पर्सनालिटी वैल्यू वहां पर काम में आएगी। इसके अलावा सेक्शन ए की प्रिपरेशन के लिए कुछ और जो है गाइडेंस क्या है, आपको क्या एग्जाम्पल देना पड़ता है, अपनी ओपिनियन बतानी पड़ती है सेक्शन ए में। तो आप जो है अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल एग्जाम्पल जहां पर आपने ऑनेस्टी दिखाई हो, इंटीग्रिटी दिखाई हो, कोई वैल्यू शो की हो या कोई एथिकल डिलेमा का केस आया हो, तो अपनी पर्सनल लाइफ के जो एग्जाम्पल है वो अपने नोट्स में एक जगह कंपाइल कर लो। वर्क प्लेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है सिमिलरली उनको भी आप सोच लो और लिख लो। न केवल आपके बल्कि किसी और का भी, अगर आपके कलीग का किसी ने आपने सुना है तो उसका भी एग्जाम्पल लिख लो। फिर अगर मान लिया आपकी और खुद की और वर्क प्लेस के एग्जाम्पल नहीं है तो लीडर्स की लाइफ के एग्जाम्पल जहां कोई एथिकल डिलेमा हो या इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल हो उसको लिख लो। न्यूज़पेपर से रियल लाइफ एग्जाम्पल आप कलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है अपनी एथिक्स डायरी में लिख लो और मॉक आंसर से भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के जब आपकी ओपिनियन पूछी जाती है या आपको एग्जाम्पल लिखने को बोला जाता है तो आप क्या कर सकते हो, खुद की लाइफ से, खुद के ऑफिस से, लीडर्स के, न्यूज़पेपर से,
मॉक आंसर से और अदर सोर्सेस से। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, व्हाट डू यू थिंक, आपके लिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटीग्रिटी आपके लिए क्या है, कोई एग्जांपल दो अपनी लाइफ का। तो खुद की लाइफ के जो मोरालिटी के कुछ केसेस रहे हैं या एथिकल डिलेमा के कोई केसेस रहे हैं, उनके एग्जाम्पल जो है अपनी डायरी में या अपने नोट्स में लिख लो, जब जो भी आपको याद आए जो जेन्युइन एग्जाम्पल हो। अगर आपकी अपनी लाइफ के एग्जाम्पल नहीं है तो अपने ऑफिस के एग्जाम्पल, कुछ एथिकल डिलेमा का कोई केस हो, इस टाइप का केस लिखो। लीडर की लाइफ से एग्जाम्पल ले लो, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो, कोई अच्छा एग्जाम्पल आया हो तो उसको ले सकते हो। जैसे एक बहुत केस बहुत हाईलाइटेड रहा था मीडिया में, उत्तराखंड में एक एसडीएम ऑफिस था। उत्तराखंड के एक एसडीएम ऑफिस में एक पियोन, एसडीएम ऑफिस का एक पियोन था। उस पियोन की जो डॉटर थी, उसका एस्पिरेशन था कि सिविल सर्वेंट बने, और उस डॉटर ने 10th के एग्जाम में शायद 94% से ज्यादा मार्क्स जो है लाई थी वो। तो एसडीएम ऑफिस के एसडीएम ने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के संदेश को लेकर या उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो ये डॉटर थी उसको एक दिन के लिए एसडीएम बनवा दिया था। नाउ इमेजिन a situation where your father is the peon in the office and daughter is has become an the SDM for of the office for one day। कि आपके जो फादर पियोन है और डॉटर एक दिन के लिए एसडीएम बनी है उसी ऑफिस की। तो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या वुमन एम्पावरमेंट या वुमन एजुकेशन, इन सारे थीम के लिए जो है काफी मीडिया में आया था, काफी हाईलाइटेड केस था। तो इस तरह के जो कोई केस हो जो आपको न्यूज़पेपर में मिले, जिनको आप कह सकते हो कि हाँ मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने एथिक्स के आंसर्स में, उस तरह के जो है केसेस कंपाइल कर सकते हैं। तो कहीं से भी खुद की लाइफ, ऑफिस, न्यूज़पेपर वगैरह। और एक बहुत अच्छा सोर्स है मॉक आंसर्स। मॉक आंसर का मतलब क्या है, मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, तो मेंस की टेस्ट सीरीज की जो मॉक आंसर है वहां से आप एग्जाम्पल निकाल सकते हो कि आपने क्या मॉक आंसर पढ़े, आपको कोई अच्छा एग्जाम्पल लगा इंटीग्रिटी का, ऑब्जेक्टिविटी का, नॉन पार्टिजनशिप का, कोई एथिकल डिलेमा का, तो वहां से एग्जाम्पल लिख के अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। दैट इज आल्सो आउटसोर्सिंग वर्क, या कोई भी अदर सोर्स मिले वहां से आप अच्छे एग्जाम्पल या ओपिनियन जो है ले सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। जो गर्ल का नाम था हिना ठाकुर, 14 ईयर ओल्ड, 94% आए थे क्लास में, और एसडीएम ऑफिस में एक दिन के लिए उसको एसडीएम बनाया था। सॉरी, ये उत्तराखंड का नहीं, हिमाचल प्रदेश का केस है। हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है वहां का केस है। नाउ केस स्टडीज को कैसे सोल्व करते हैं, केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करते हैं एथिक्स के पेपर में। तो केस स्टडी को स्टेप में सोल्व किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होती है पूरे केस को ब्रीफली समराइज करो एक या दो लाइन में। तो 3-4 पेरा का जो केस है उसको एक या दो लाइन में समराइज करो। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की स्टोरी है ये।
केस को एक या दो लाइन में समराइज करो। दूसरा, स्टेक होल्डर लिखो स्पोक्स एंड व्हील डायग्राम की हेल्प से। फिर एथिकल डिलेमास लिखो, जो भी एथिकल डिलेमास है स्टेप 3 में। फिर स्टेप 4 में लिखो 4-5 ऑप्शन या ओपिनियन जो भी आपके पास में है वो। स्टेप 5 में लिखो चूज ए ऑप्शन, एक ऑप्शन जो 4-5 ऑप्शन दिए उनमें से एक ऑप्शन क्यों चूज करना है। स्टेप 6 में करो वो पर्टिकुलर ऑप्शन आप क्यों चूज कर रहे हो, और एंड करो किसी कोट या थिंकर से। तो केस स्टडीज को कैसे सोल्व करना है, स्टेप 1 summary of entire case in 1 और 2 लाइन, पूरे केस की समरी 1 या 2 लाइन में। स्टेप 2 में केस में जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है उन सबको लिखो, 5, 6, 7 स्टेक होल्डर जो भी है वो। स्टेप 3 में लिखोगे आप एथिकल डिलेमास कौन कौन से हैं, 1 या 2 या 3 जो भी एथिकल डिलेमास है वो लिखो। स्टेप 4 में आप क्या करोगे, स्टेप 4 में आप बात करोगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, एक आप एक्सट्रीम ऑप्शन भी लिखोगे जो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन ऑप्शन को भी लिखोगे। और उसके अलावा अदर ऑप्शंस लिखोगे जो प्रैक्टिकल और फिजिबल है। तो इस तरह के 4-5 ऑप्शन लिखोगे। फिर स्टेप 5 में आप बोलोगे कि एक ऑप्शन चूज करना है, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। स्टेप 6 में रीजन बताओगे व्हाई चूजिंग जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो। अब ऑप्शन 4 में, स्टेप 4 में जब आप ऑप्शंस लिखते हो तो जब जो सारे ऑप्शन लिखोगे तो हर ऑप्शन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी बताने हैं आपको कि ये ऑप्शन चूज करने का ये फायदा होगा और ये चूज करने का ये नुकसान होगा। फिर स्टेप 6 में ये ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हो वो लिखोगे आप। और लास्ट में एंड में स्टेप 7 में कोई थिंकर, फिलोसोफर का कोई कॉन्सेप्ट हो, उसके रिकमेंडेशन हो, या कोई अच्छा सा कोड लिखकर एंड करोगे। तो ये केस स्टडी को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि केस स्टडी को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है। AJ01 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करते हुए आप 10% डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक यहाँ पर दिया गया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आपको PDF इंपॉर्टेंट क्लासेस की वहां पर मिल जाती है। UPSC की प्रिपरेशन को लेकर अगर कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे वहां पर मैसेज जो है पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।